हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज के चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं सेल डिवीजन एंड साइकिल। तो इसमें मोस्टली आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरफेज। और आपको इंटरफेज जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि सेल डिवीजन क्या है। लेट्स हैव एन इंट्रो अबाउट सेल डिवीजन, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे इंटरफेज की तरफ। देखिए, तो आपको ये समझना होगा कि सेल डिवीजन जो है वो एक सीक्वेंशियल इवेंट्स है। और ठीक उसमें क्या होता है, देखिए आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि एक सेल है जो पहले ग्रो करती है, फिर उसके बाद उसके अंदर का सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेट होता है। उसके बाद सेल डिवाइड करके दो सेल बना लेती है, एज अ डॉटर सेल कह लेते हैं इसको। ठीक, इसके बारे में हम जब मोस्टली जब इसको पढ़ेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि सेल डिवीजन को हमने अपनी स्टडी को इजियर बनाने के लिए दो भाग में बांटा हुआ है, यानी फेजेस जिसको कहते हैं, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ये जो फेजेस यहाँ आपको दिख रहे हैं, ये जो फेजेस हैं एक्चुअल में ये कुछ होते नहीं है फेजेस। इनको बस हमने अपनी स्टडी को और आसान बनाने के लिए हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो 24 घंटे की एक फेज होती है जिसमें कि 24 घंटे में सेल डिवाइड करती है। ईस्ट सेल की बात करें तो वही सेल 90 मिनट्स में सेल डिवाइड कर जाती है। ठीक, उसमें अब देखिए इस फेजेस को हमने मोस्टली दो भागों में बांटा है, माइटोटिक फेज एंड इंटरफेज। माइटोटिक फेज को डिवीजन फेज भी बोला जाता है, मतलब एक्चुअल में जो डिवीजन होना है सेल का ये इस वाले फेज में होता है। इस वाले में यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पोर्शन है ये वाला एम फेज, इसमें एक्चुअल में सेल डिवीजन होता है। बाकी के जो ये फेज हैं G1 S और G2 इनको बोला जाता है इंटरफेज। इनको रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है, इन्हीं का दूसरा नाम प्रिपेरेटरी फेज भी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सेल डिवाइड नहीं करती है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है। इस फेज के दौरान सेल अपने आप को क्या करती है, प्रिपेयर करती है। जैसे यहाँ पे आइए आप देखिए, इस सेल को हमने बोला कि दिस इज अ प्रिपेरेटरी फेज। क्या है? प्रिपेरेटरी फेज। और यहाँ इसको रेस्टिंग क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें एक्चुअल में किसी भी टाइप का कोई सेल डिवीजन नहीं होता है। लेकिन कोई आपसे पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? इट इज कंप्लीटली मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल। इंटरफेज को हमने तीन भागों में बांटा हुआ है, G1 फेज, S एंड G2 फेज। G1 फेज को गैप वन फेज बोला जाता है। गैप वन का मतलब कि पहला गैप जिसकी जो कि आप देखेंगे, आपको चलिए आप यहाँ छोड़िए, आप इस डायग्राम को आइए और इस डायग्राम में ही हम पूरी इंटरफेस की डिटेल स्टडी करेंगे। आइए चलिए देखिए, इस डायग्राम में आप ये देख पा रहे हैं कि ये हमारा G1 फेज है। कौन सा फेज है ये? G1 फेज है। इस फेज में आप देख पा रहे हैं कि देखिए सेल अपने आप को जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में जाएगी, फिर उसके बाद उनको डिवीजन करना होगा सेल को। तो सबसे पहला सेल का काम होता है कि किसी भी तरह से वो अपने आप को प्रिपेयर कर ले कि वो डिवीजन के लायक है भी नहीं, तो खुद को प्रिपेयर करना ये होता है इंटरफेज। तो सबसे पहला इंटरफेज में होता है जी फेज। जो आपको कॉमन इस बात का ध्यान रखनी है कि इंटरफेज देखिए G1 S और G2 इन तीनों ही फेज में आप एक चीज कॉमन देखेंगे कि ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी ट्रांसलेशन हो रहा है, ट्रांसलेशन यहाँ पे भी हो रहा है ना, और यहाँ पे भी हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये देखिए हिस्टोन प्रोटीन का यहाँ पे भी फॉर्मेशन होता है। तो मतलब एक बात हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन जो है G1 हो, S हो या G2 हो, इन दो तीनों में ही ट्रांसलेशन होता है। और जो याद रखने वाली बात है कि ट्रांसलेशन एम फेज में कभी भी प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता है। जितने भी प्रोटीन्स का बनना होता है वो सब का सब इंटरफेज में ही बन जाता है। तो इंटरफेज को इसी वजह से इंटरफेज को बोला जाता है। रेस्टिंग फेज या प्रिपेरेटरी फेज, सेल को डिवीजन के लिए जो भी चीज की आवश्यकता थी वो सब उन्होंने यहाँ पे बना लिया। अब देखिए जीवन का स्पेशल बात करते हैं हम लोग। जीवन में आप देखिए ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि एक डीएनए से आरएनए का बनना, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर उसी आरएनए से प्रोटीन्स का बन जाना ट्रांसलेशन कहलाता है। और अच्छा आप एक बात देखिए यहाँ पे, ये वाला जो आपको ये दिखाया गया, ये वाला पोर्शन, ये एरो वाला, इसको बोलते हैं चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को चेक करना। जैसे आप देखते होंगे पुलिस वगैरह भी रोड्स पे चेक पॉइंट के लिए खड़ी रहती है, चेक करने के लिए। उनका मेन काम क्या होता है कि वो चेक करे कि आपकी गाड़ी का पेपर ओके है कि नहीं, आपकी गाड़ी ओके है कि नहीं, फिर वो आपको आगे जाने देता है। अगर ओके नहीं होता है तो वो आपको रिटर्न कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी आप देखेंगे
फिर जीवन में क्या होता है कि इनको भी ऐसा ही होता है, ये जो चेक पॉइंट होता है ये चेक करती है और इंश्योर करती है कि अगर वो सेल अब कैपेबल है आगे जाने के लिए तो ही आगे जाने दिया जाएगा, अदरवाइज उनको रिटर्न बैक कर दिया जाता है जीवन फेज में ही। ठीक, उसके बाद आते हैं हम लोग एस फेज। एस फेज में सबसे पहला आपको जो याद रखना है कि इस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, मतलब डीएनए एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन जाता है, जिस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखिए डीएनए, आप जानते हैं कि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड चारों तरफ रैप रहती है, तो अगर डीएनए डबल हो रही है तो हिस्टोन प्रोटीन का भी डबल होना तय है, तो इस वजह से हिस्टोन प्रोटीन भी डबल हो जाती है। फिर उसके बाद डीएनए जब बनती है तभी, किसी भी इस दुनिया में कोई जब बनता है तो तभी उसका अंत का भी निर्माण कर दिया जाता है। तो जैसे ही ये बनते हैं उसी टाइम पे नेचर ने सेंट्रियोल्स को भी डबल कर दिया, ताकि आगे चल के इन फ्यूचर इनको आप अलग कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं G2 पे। तो G2 में आप प्रोटीन्स के नाम पे देखेंगे, एक ही प्रोटीन्स बनती है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, जो कि सेल चैप्टर में आपने पढ़ी होगी। साइटोस्केलेटन में एक स्ट्रक्चर आता है माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनी हुई होती है। ठीक, उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि ट्रांसलेशन इसमें भी हो रहा है क्योंकि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन भी इसमें हो रहा है, अर्थात कि मैसेंजर आरएनए भी इसमें बन रहे हैं। लेकिन आप एक बात देखिए, यहाँ पे 3 ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं, एमपीजी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड गोल्जी बॉडी, ये 3 ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो यहाँ पे डुप्लीकेट हो रहे हैं। और लेकिन जीवन में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स जीवन में डुप्लीकेट हो गए थे। और आपने अब समराइज कर लिया। अब ये देखिए यहाँ पे, अब इस जगह पे देखिए, ये मैंने लिखा है, इस चीज को जब तक इंटरफेज में होती है तो क्रोमेटिन अपने क्रोमेटिन ही कहलाती है, लेकिन जैसे वो एम फेज में चली जाती है तो अब यही क्रोमेटिन क्रोमोजोम कहलाने लगती है। तो क्रोमेटिन और कंडेंस होके क्रोमोजोम कब बन रहा है, जब वो एम फेज में जा रहा है, उससे पहले वो क्या है, नॉर्मल क्रोमेटिन ही कहलाता है। अब डीएनए कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा है 2C। इस 2C का मतलब होता है, ये अंडरस्टूड है कि हम किसी सोमेटिक सेल की बात कर रहे हैं। तो सोमेटिक सेल में अगर एक डीएनए थी, सिंगल डीएनए थी, तो उसका कंटेंट 2C हमने मान के चला है। फिर यही 2C आगे बढ़ के देखिए यहाँ एस फेज में आएगा। अब चूंकि डीएनए यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाएगा तो ये 2C धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 4C हो जाता है। और फिर G2 में भी आप देख पाएंगे कि 4C ही रहता है, फिर M फेज में डिवाइड करके 2C अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आप ये देखिए यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया है अमाउंट ऑफ डीएनए वर्सेस फेजेस। फेजेस में हमने लिखा G1 जिसमें कि कांस्टेंट है 2C अमाउंट। उसके बाद S फेज में देखिए 2C से कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते हुए 4C तक आया है। उसके बाद नेक्स्ट G2 फेज में देखिए आप 4C से 4C कांस्टेंट रह रहा है, कोई चेंज नहीं। उसके बाद एम फेज में देखिए ये 4C से कंटिन्यूअसली डिक्रीज होकर 2C तक आ गया। तो आप इस तरह से देख लिए। अगर आपको इस ग्राफ को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो तो कृपया करके जल्द से जल्द हमें बताएं और कमेंट करके बताएं, हम आपको जरूर इसका रिप्लाई देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब एंड आवर चैनल। थैंक यू।